नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर 2 हमारे सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स का। तो सीक्वेंसेस क्या थी हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मोनोटॉनिक, अब एज द नेम सजेस्ट अगर हम देख पाएँ, सो मोनो का मतलब होता है सेम, राइट। सो मोनोटॉनिक का मतलब हुआ कि ऐसी सीक्वेंसेस जिनके अंदर टोन जो है वो हमारी सेम है, यानी कि वो एक ही टोन फॉलो कर रही है। अब मैथमेटिकली टोन का क्या मतलब हुआ, या तो वो इंक्रीजिंग होंगी, वो इंक्रीज़ करेंगी, राइट, या वो डिक्रीज़ करेंगी, यानी कि वो एक सेम टोन है जो फॉलो कर रही हैं, या फिर वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, सो जिगजैग पैटर्न नहीं बनाएंगी, ईदर दे विल इंक्रीज, डिक्रीज और दे विल रिमेन कांस्टेंट। सो इसे हम कहते हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस। सो उसके अंदर क्या क्या आता है, वन बाय वन वी विल स्टडी दैट। ओके, सो मोनोटोन, सेम टोन थ्रू आउट द सीक्वेंस। थ्रू आउट द सीक्वेंस जो सेम टोन फॉलो करें उन्हें हम कहते हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस। ठीक है, सो मैथमेटिकली इसकी दो कंडीशंस हैं जो अगर फॉलो होती हैं तभी हम बोलते हैं कि वो मोनोटॉनिक सीक्वेंस है। सो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटॉनिक इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है, an+1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू an। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन ओवर हियर जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। an+1 का मतलब क्या है, जो अगली टर्म है यानी बड़ी वाली टर्म है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 1, 4, 9 अप टू सो ऑन, इस तरह से अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, सो ये हमारा an+1 हुआ, राइट, और ये हमारा an हुआ। अगर हम इन दोनों टर्म की बात कर रहे हैं तो यानी कि अगली वाली टर्म जो है वो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए पहली वाली टर्म से। तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम उसको बोलेंगे कि वो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऑलराइट, और अगर इसका उल्टा होता है कि अगर an+1 हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो an से, तब हम बोलेंगे कि वो हमारी मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू के लिए मैंने क्यों बोला, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज़ कर रही हो और कहीं पे वो कांस्टेंट हो जाए और उसके बाद वो फिर से इंक्रीज़ करना शुरू कर दे, राइट। एंड सेम गोज़ फॉर डिक्रीजिंग एज वेल, कि वो सपोज़ करो डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ करते करते वो किसी पॉइंट पे कांस्टेंट हो गई और उसके बाद वो फिर से डिक्रीज़ करने लग गई। तो या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू। तो यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन तो है, ग्रेटर देन मतलब बढ़ती जा रही है, इक्वल टू का मतलब वो कांस्टेंट हो गई, एंड देन अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग। सो दिस इज़ वाई वी कॉल इट मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, और डिक्रीजिंग में भी सेम वही है, क्या बोल रहा है डिक्रीजिंग में, लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि डिक्रीज़ हो रही है, किसी एक पॉइंट पे ऐसा हुआ जहाँ पे वो कांस्टेंट हो गई, सेम आ रही हैं आगे की वैल्यूज़, एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जिसके लिए कंडीशंस बता दी हैं। पहली कंडीशन है अगर बाद वाली टर्म ग्रेटर देन या इक्वल टू हो पहली वाली से, या फिर बाद वाली टर्म लेस देन या इक्वल हो पहली वाली से, तो ये तो हो जाएगी इंक्रीजिंग और ये हो जाएगी डिक्रीजिंग। ऑलराइट, सो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है n स्क्वायर, जहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है ऑब्वियसली। सो 1 डाला तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 डाला 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 डाला 3 का स्क्वायर इज़ 9 अप टू सो ऑन। इस तरह से चलता जा रहा है और हमें दिख रहा है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसीलिए मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, टोन जो है इस सीक्वेंस की सेम रहेगी, ये बढ़ती ही जाएगी, ऑसिलेट नहीं होगी, यानी जिगजैग पैटर्न फॉलो नहीं करेगी। 1/n वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, ये हमें पता है कि अगर हम इसे ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, और हमें पता है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो 1 से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो टूवर्ड्स 0, यानी इट विल टेंड्स टूवर्ड 0। सो दिस इज़ अ मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, राइट। तभी हम इसे कह रहे हैं कि ये या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। जो 149 वाला हमने एग्जाम्पल लिया, हमें पता है कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि वो डिक्रीज़ कर जाए।
सिमिलरली दूसरा जो 1/n वाला हमने एग्जाम्पल लिया, दिस इज़ फॉर n स्क्वायर एंड दिस इज़ फॉर 1/n, तो 1 से स्टार्ट कर रहा है और वो डिक्रीज़ होते होते इट इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि डिक्रीजिंग है और इसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है। इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली देन इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं एक साथ, का मतलब क्या है, दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब यही है कि बाद वाली टर्म और पहली टर्म जो है आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर सारी टर्म्स आपस में इक्वल है, यानी सपोज करो 1 1 1 1 है, तो वो क्या बन जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस। और कांस्टेंट सीक्वेंस भी एक ही टोन थ्रू आउट द सीक्वेंस जो है वो फॉलो कर रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, यानी एक ही टोन फॉलो कर रही है। तो दैट इज़ वाई कांस्टेंट सीक्वेंस को भी हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर द कांस्टेंट सीक्वेंस, कि जब हमारी दोनों कंडीशंस जो है वो सेम हो जाए, यानी आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म दोनों बराबर हो जाए। सो वी विल से दिस इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस। इसकी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया 5 5 5, कुछ भी आप कांस्टेंट सीक्वेंस ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट नाउ वी विल चेक फॉर मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना, कि क्या कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि वेदर द सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इज़ इट अ कांस्टेंट सीक्वेंस। सो जब हम बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करें और आंसर 0 मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर है बाद वाली टर्म में से पहले को माइनस करूँ 5 - 5, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0। इट मीन्स दिस इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस, यानी वो कांस्टेंट सीक्वेंस है, तभी तो हमें आंसर 0 मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को माइनस करूँ और वो पॉजिटिव आ रही है, ओके, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो पॉजिटिव आ रही है, तो हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 149 का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 4 - 1 हमें क्या मिल रहा है, 3। नाउ दिस इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव है, तो ये कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ओके। सिमिलरली लास्ट, अगर बाद वाली टर्म में से पहली को माइनस करें और वो नेगेटिव आए, तो हम बोलेंगे दिस इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे कि 1/n वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, हम यहाँ पे देख सकते हैं 1/n का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ये 1 1/2 इस तरह से चलेगा। बाद वाली टर्म क्या है, 1/2, उसमें से मैं 1 को माइनस करूँ तो आंसर आएगा -1/2, यानी इट इज़ लेस देन 0। एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 0 देन इट इज़ डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ओके। बहुत सिंपल कंडीशंस हैं, बहुत बेसिक कंडीशंस हैं। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया था n स्क्वायर का, अगर हमें डायरेक्टली चेक करना है विदाउट ओपनिंग इट, विदाउट पुटिंग द वैल्यूज़, सो तो भी हम चेक कर सकते हैं। an+1 क्या होगा हमारे पास, n+1 का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज़ अ स्क्वायर क्वांटिटी, माइनस an, पहली टर्म क्या होगी, n स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे अगर हम, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2n+1, 2 का मल्टीपल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हम सबको पता है। उसमें हम 1 ऐड करें या नहीं भी करेंगे तो भी वो जो टर्म है वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। सो दिस इज़ अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट 1/n, अब अगर इसको हम चेक करें, सो 1/n+1 माइनस 1/n, इसको हमने ओपन किया तो हमें मिला नेगेटिव ऑफ 1/n+1 विच इज़ लेस देन 0, नेगेटिव साइन आ गया तो लेस देन 0। नाउ दिस इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ओके। यहाँ पे अगर हम चेक करें 1 + -1 की पावर n, अब आप n को यहाँ पे चेंज करते जाओ तो आपको 0 2 0 2 बार बार इस तरह से वैल्यूज़ मिलेंगी। नाउ हियर द वैल्यूज़ आर ऑसिलेटिंग, आगे पीछे ऑसिलेट हो रही है, कोई कांस्टेंट या सेम टोन फॉलो नहीं हो रही है, यानी जो ग्राफ है हमारा वो कॉन्स्टेंटली या तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा है ना, कभी 0 पे जा रहा है, कभी 2 पे जा रहा है, कभी 0 पे, कभी 2 पे, तो वंस इट इज़ इंक्रीजिंग देन इट इज़ डिक्रीजिंग, इस तरह से। सो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इसको हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोल सकते हैं, यानी ये ऑसिलेट हो रही है बिटवीन द वैल्यूज़ 0 and 2, ओके। सो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है ध्यान रखने वाली, कि
कब हमें कौन सी कंडीशन दी हुई है और उसके अकॉर्डिंगली हम बताएं कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। एक यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो ये मैंने आपको ग्राफ में जब स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, इसीलिए किया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है दैट द ग्राफ इज़ नॉट बिकमिंग कॉन्स्टेंट एट एनी पॉइंट। अगर मैं इंक्रीजिंग की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करी थी, तो वहाँ पे मैंने कंडीशन बताई थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। इक्वल टू का मतलब है कि वो बीच में कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकती है, जैसे कि इंक्रीज़ हुई, बीच में कांस्टेंट वैल्यू दी एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, है ना। तो ये तो हमारा हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रही हूँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो सिर्फ इंक्रीज़ ही होगी, किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट नहीं बनेगी। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, सिमिलरली अगर मैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात कर रही हूँ, तो किसी पॉइंट पे अगर वो डिक्रीज़ होते होते कांस्टेंट भी हो जाती है, तो इट डजेंट मैटर, वो इस तरह से डिक्रीज़ कर सकती है। सो दिस इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रही हूँ, तो वो किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। इट विल टेंड टुवर्ड्स ज़ीरो, जैसे कि 1/n में था, लेकिन वो बिल्कुल भी कांस्टेंट कहीं पर भी नहीं होगी। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसीलिए इसकी कंडीशन में ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन नहीं देखोगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लेस देन ज़ीरो होता है, यहाँ पर भी आप इक्वल टू का साइन नहीं देखोगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की मैं बात कर रही हूँ, एंड द डिफरेंस बिटवीन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की मैं बात कर रही हूँ। ये इक्वल टू का साइन है जो कि सारा का सारा हमारा सिनेरियो चेंज कर देता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही अब हम नोटेशन में पढ़ने वाले हैं। सो an+1 ये हम पढ़ चुके हैं कि बाद वाली टर्म अगर बड़ी है या इक्वल है पहली वाली से, तो इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको हम नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। अभी समझ में आया कि नॉन डिक्रीजिंग हम क्यों बोल रहे हैं। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि डिक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि बीच में ये कांस्टेंट भी जा रही है, तो ये डिक्रीज़ नहीं होगी, पर ये इंक्रीज़ करती रहेगी या बीच में कांस्टेंट हो सकती है। तो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट नॉन डिक्रीजिंग। देयर इज़ वन मोर कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और वो ग्रेटर देन ज़ीरो आए, सो यू कैन से कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट कंडीशन an+1 लेस देन इक्वल्स टू an है, सो इट मीन्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, तो इसको मैं नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकती हूँ। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब ये डिक्रीज़ ही होगी, बीच में कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन ये इंक्रीज़ नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसकी भी यही कंडीशन है कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें फंक्शन का और वो लेस देन ज़ीरो आए, सो वी कैन से कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब अगर बाद वाली टर्म स्ट्रिक्टली बड़ी आ रही है, कहीं पे भी देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी वो कांस्टेंट नहीं हो रही है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर हम इसे इंक्रीजिंग बोलेंगे। और इसी तरह से लेस देन आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर सिंपल डिक्रीजिंग बोलेंगे। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट नोटेशंस दैट वी यूज़ इन मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस इज़ ऑलवेज बाउंडेड। मोनोटोनिक सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ से बाउंडेड हो, लेकिन एक तरफ से तो ज़रूर मिलेगी, ईदर बिलो या फिर अबव, या फिर दोनों तरफ से बाउंडेड हो सकती है, ठीक है। सो एक ना एक जगह से तो वो बाउंडेड होगी ही होगी, ये बात ध्यान रखनी है, या तो अबव या बिलो या फिर बोथ, ठीक है। अगर मैं इंक्रीजिंग की बात कर रही हूँ, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीज़ कर रही है, जैसे कि हमने 149 का एग्जाम्पल लिया, अगर वो इंक्रीज़ कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक इन्फीमम जो है, यानी वो बाउंडेड बिलो तो होगी, सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी, लेकिन इसका इन्फीमम तो एग्जिस्ट करेगा, यानी वो बाउंडेड बिलो है, तभी उसका इन्फीमम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि 1 जो है हमारा यहाँ पे इन्फीमम है। सिमिलरली अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब वो बाउंडेड अबव होगी, जैसे कि हमने 1/n में देखा कि 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, वो 0 तक जा रही है ना। ये तो खैर दोनों तरफ से बाउंडेड है, पर अगर हम देखें कि क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड अबव रहेगा, ठीक है। अगला है टॉपिक इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस का। इवेंचुअली मतलब कि एंड में जाके वो मोनोटोनिक बन गई। इसका मतलब शुरुआत में वो मोनोटोनिक नहीं थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद वो मोनोटोनिक सीक्वेंस बन गई, ठीक है।
सो अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी इवेंचुअली मोनोटोनिक इफ़ देयर एग्जिस्ट k, यानी ये k वो पॉइंट है जिसके बाद वो सीक्वेंस मोनोटोनिक बन गई। bn ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि मोनोटोनिक होगी, वेयर bn इज़ डिफाइंड एज दिस। ये मैथमेटिकल टर्म आप एक बार देख लो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है हमारा an, यहाँ पे देखो शुरुआत में जो सीक्वेंस चल रही है वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस चल रही है, 1 -1 1 -1 इस तरह से अप टू सो ऑन ही चलता जा रहा है। एक पॉइंट आया, ये 7th हमारा टर्म आई, जिसके बाद से ये सीक्वेंस इवेंचुअली मोनोटोनिक हो गई, यानी कि एक टोन उसने पकड़ ली, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन वो चलती जा रही है ना, यानी वो इंक्रीज़ करती जा रही है। तो ये k हमारा यहाँ पर क्या होगा 7, यानी वो 7th टर्म है जिसके बाद से ये जो सीक्वेंस है यानी bn जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सीक्वेंस bn है जो कि इवेंचुअली क्या बन गई, मोनोटोनिक बन गई। सो इवेंचुअली द सीक्वेंस बिकम्स मोनोटोनिक आफ्टर द 7th टर्म। तो ये k जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आफ्टर दिस पॉइंट द सीक्वेंस इज बिकमिंग मोनोटोनिक, either it is increasing or it is decreasing. So in this case it is increasing, 1 2 3 4 5 up to so on. Similarly, if we look at this example, the other example, an is equals to n square. अब यहाँ पे हमें पहली दूसरी तीसरी टर्म दे रखी है और n ग्रेटर देन 3 यानी कि 4th टर्म से उसने बोला है कि वो ये वाली सीक्वेंस को फॉलो करेगी। सो आगे देखते हैं, an इज़ 10 -5 एंड -10, पहली 3 टर्म हमें दे रखी है। 4th टर्म से उसने बोला इट इज़ फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन, इस तरह से वो चलती जा रही है। ठीक है, सो इस तरह से चलती जा रही है, यानी आफ्टर द 3rd टर्म यानी इस 4th टर्म से ये इवेंचुअली क्या हो गई, मोनोटोनिक हो गई। और कैसे मोनोटोनिक हुई, इट इज़ इंक्रीजिंग ओनली ना, कहीं पे भी डिक्रीज़ नहीं कर रही। तो k हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी 4th टर्म से हमारी सीक्वेंस जो है वो इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस बन गई, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन, इस तरह से। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस, वही कि आफ्टर अ पॉइंट सीक्वेंस क्या बन जाए, कांस्टेंट बन जाए, तो उसको हम इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बोल देंगे। अब शुरू में -2 1 -2 इस तरह से फॉलो कर रही थी, उसके बाद 1 1 1 1 फॉलो करना शुरू कर दिया, तो इट मीन्स वो क्या बन गई, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं रिलेटेड टू मोनोटोनिक सीक्वेंस, वो अब हम करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अभी तक हमने जो भी मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो पहला रिजल्ट जो कहता है वो ये है कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए सीक्वेंस और बाउंडेड अबव होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब हम बोलेंगे कि वो कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस अपने लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम पर, है ना। जैसे कि आप ग्राफ में भी देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो है फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और इंक्रीज़ करने के बाद वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, अपने सुप्रीमम की तरफ। सुप्रीमम की तरफ तभी कन्वर्ज करेगा जब वो बाउंडेड अबव होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पॉइंट कहता है, इसी तरह से सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अब डिक्रीज़ कर रही है हमारी सीक्वेंस, और क्या होना चाहिए, साथ साथ बाउंडेड बिलो होनी चाहिए। जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इनफीमम की तरफ। यहाँ पे हमने वही क्लासिक एग्जांपल लिया है 1/n का। अगर आप देख पाएँ हमारा जो ग्राफ है वो देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, पहले 1 होता है, फिर 1/2, फिर 1/3, इस तरह से चलती है ये वाली सीक्वेंस। तो वो नीचे नीचे डिक्रीज़ करती है और टेंड टूवर्ड्स 0 की तरफ वो बढ़ती है। तो 0 की तरफ अगर वो बढ़ रही है तो हमें पता है कि 0 हमारा क्या है इस केस में, इनफीमम है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। ओके, सो डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो, तो वो कन्वर्ज करेगी अपने इनफीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि अ मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड। नाउ इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, इसका मतलब अगर मैं इसका उल्टा भी करती हूँ कि कोई सीक्वेंस है वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज, मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो बाउंडेड अगर हमें दे रखी है तो वो कन्वर्ज करेगी, और अगर हमें कन्वर्ज दे रखा है यानी वो बाउंडेड सीक्वेंस होगी। ठीक है,
या फिर इसी का उल्टा मैं कह सकती हूँ कि मोनोटोनिक सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अनबाउंडेड। अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस अनबाउंडेड है, इसका मतलब वो पक्का से डाइवर्ज करेगी। ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एज इट इज़ उठा के भी DSSS भी दे देती है, या फिर इसको इनडायरेक्ट वे में भी पूछ सकती है कि कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया और बोल दिया कि मोनोटोनिक सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही, तो बताइए उसके बाउंडेड या अनबाउंडेडनेस के बारे में, तो आप बता सकते हैं सीधा डायरेक्ट रिजल्ट है कि वो अनबाउंडेड ही होगी। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वन, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस, हर मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है, बट कैन नेवर बी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। ऑब्वियस सी बात है, जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होती हैं वो एक टोन को फॉलो करती हैं थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो या तो वो इंक्रीज़ ही करेगी या वो डिक्रीज़ करेगी या वो कांस्टेंट रहेगी, ऑसिलेट नहीं कर सकती, ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये इस केस में सेम टोन को फॉलो नहीं करेगी। राइट, सेम टोन तो वो फॉलो ही नहीं कर रही, ऊबड़ खाबड़ इस तरह से तो नहीं हो सकती, ऊपर नीचे तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है या तो कन्वर्ज या डाइवर्ज या कांस्टेंट रहती है, ऑसिलेटरी कभी भी नहीं हो सकती। ऑलराइट, सो इसके बाद ये चारों पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। इसके बाद ये कुछ की टेकअवेज़ है कि मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। सो पहला यही हमने पढ़ा कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो कैसे होती है, एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्ज करेगी सुप्रीमम की तरफ, अगर डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्ज करेगी इन्फीमम की तरफ। इसका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देख लिया। राइट, इसी तरह से मोनोटोनिक सीक्वेंस है, कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ बाउंडेड होगी, डाइवर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ अनबाउंडेड होगी। इसका उल्टा भी, कन्वर्स भी ट्रू है। ओके, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ही यही होता है। एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस ईदर कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, लेकिन कभी भी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। ठीक है, अगला, मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज़ एटमोस्ट, ये एटमोस्ट है और ये 1 है, इसका ध्यान रखेंगे आप कि ये एटमोस्ट है और यहाँ पे 1 लिमिट पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा एक मोनोटोनिक सीक्वेंस का 1 लिमिट पॉइंट होता है। 1 लिमिट पॉइंट या फिर तो एक भी नहीं होगा या फिर एक लिमिट पॉइंट होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे 1/n है, ये कन्वर्ज कर रही है किसकी तरफ, ज़ीरो की तरफ। सिमिलरली 1/n² है, ये कन्वर्ज कर रही है किसकी तरफ, ज़ीरो की तरफ। तो दोनों केसेस में हमारा लिमिट पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में, क्योंकि धीरे धीरे वो किसकी तरफ बढ़ रही है, ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है, यानी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है, तो ज़ीरो जो है लास्ट में जाके वो ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी, तो इसीलिए ज़ीरो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे मैथमेटिकल सीक्वेंस जो अभी तक हमने मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ा है उससे रिलेटेड। ठीक है, सो ये सारे, आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इनमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।